बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th आर्ट्स जनरल मैथ, और आज हम करेंगे यूनिट नंबर 4 को स्टार्ट करेंगे। उसकी एक्सरसाइज होगी 4.1 और ये आपका लेक्चर है इस वीक का 3rd लेक्चर और ये है 1C। ठीक है, हमने अभी जब सेकेंड टर्म स्टार्ट की थी तो मैंने सबसे पहले आप लोगों को यूनिट नंबर 8 कंप्लीट करवाया और अब हम करेंगे सेकंड जो इस टर्म का चैप्टर है वो है 4th चैप्टर और इसकी सारी एक्सरसाइज मुकम्मल करेंगे। तो 4th चैप्टर में आपका क्या है, इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन हो जाए कि आपका असल में बेसिकली 4th चैप्टर क्या है। ये है आपकी फाइनेंस मैथमेटिक्स, दैट मीन्स कमर्शियल बैंकिंग, एक्सचेंज ऑफ करेंसी, प्रॉफिट, मार्कअप, इंश्योरेंस और लीजिंग एंड फाइनेंसिंग आपकी इसमें टॉपिक पढ़े जाएंगे। कमर्शियल बैंकिंग क्या होती है, आपको मालूम ही होगा कि आपके पापा के, आपके मम्मा के, आपके बैंक अकाउंट होंगे तो, और ये बैंक आपके जिसमें आप अपनी 3 उसकी वैराइटीज़ है, करंट, सेविंग एंड फिक्स। सेविंग अकाउंट वो होते हैं जिसमें आप अपने अमाउंट को रखते जाते हैं और उसको निकालना या निकाल भी सकते हैं, लेकिन एक फिक्स अमाउंट के बाद आप उसको ज़्यादा लार्ज अमाउंट नहीं निकाल सकते। लेकिन ये होता है कि सेविंग अमाउंट में आपको आफ्टर हाफ ईयर या 1 ईयर आपको प्रॉफिट मिलता है। करंट अमाउंट वो होती है कि अकाउंट वो होता है कि जिसमें आपकी अमाउंट रखी जाती है, आप किसी भी वक्त अपनी अमाउंट को निकाल सकते हैं और आप उसमें, लेकिन आपको प्रॉफिट उसमें नहीं मिलता। और फिक्स अमाउंट वो होती है जिसमें आपकी अमाउंट जो है वो एक लिमिटेड टाइम के लिए रखी जाती है, आप उसे उस टाइम से पहले नहीं निकाल सकते, इसे कहते हैं फिक्स अमाउंट। और ये आपकी कमर्शियल बैंकिंग की है 3। ये है फाइनेंसिंग अकाउंट, फॉरेन करेंसी अकाउंट। इसमें आपके बाहर के मुल्क के जितने भी लोग होते हैं वो ये अकाउंट खोलते हैं, उन्होंने बिज़नेस अपने दूसरी कंट्रीज़ के साथ रखना होते हैं तो वो इस बैंक का, इस अकाउंट का बहुत इस्तेमाल करते हैं और उनको ये फ़ायदा होता है कि आप किसी भी मुल्क में अपनी करेंसी को इजीली कन्वर्ट कर लेते हो और ये उनके काम आती है। ये आपकी इसी तरह और मनी की है, बिल ऑफ एक्सचेंज है जिसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें दी जाती हैं। फिर उसके बाद आपके पे ऑर्डर होता है, बैंक ड्राफ्ट होते हैं, इसमें भी आपकी अब किसी भी अमाउंट को किसी भी इंसान को देना और होता है, लेकिन ये कैटेगरीज होती हैं, कुछ लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, हर इंसान नहीं करता है, इसके लिए एक स्पेसिफिक, और ये ज़्यादातर बिजनेसमैन लोगों के काम आते हैं। अब आप लोगों को ये है कि ऑनलाइन बैंकिंग भी स्टार्ट हो गई है जिसमें आपकी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और एटीएम मशीन भी है जिसमें आप मशीन के ज़रिए ही अपनी पैसों को निकलवा सकते हैं। तो हमने जो एक्सरसाइज करनी है 4.1 उसमें एक्सचेंज ऑफ करेंसी है और ये पूरा का पूरा इस पर है और इसकी डिटेल बता। ये है आपका टेबल जिसमें आपको करेंसी नज़र आ रही होगी कि आपकी यहाँ पे साइड पे करेंसी लिखी हुई है, US डॉलर, पाउंड्स, कैनेडियन डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, येन जापान की उसको कहते हैं। फिर उसके डैश, ये उनको फ्रांस की महल में होती है। फिर उसके बाद सऊदी रियाल, स्विस फ्रैंक और दिरहम, ये की सिंगापुर डॉलर, स्वीडिश क्रोनर, बात और यूरो, ये मुख्तलिफ आपकी है। उसके बाद उन्होंने आपको दी सेलिंग वो अमाउंट होगी कि जब वो लोग सेल करते हैं और आपको ख़रीदनी होती है कोई किसी भी करेंसी, और बाइंग हुआ है कि जब वो ख़रीदते हैं और आपसे होती है, और उसके बाद एक आपकी। और ये क्या है, ये TT OD, TT क्लीन और TC, ये उनके बताए हुए कि ये मुख्तलिफ मनी एक्सचेंजर की कंपनीज़ हैं कि अगर आप मुख्तलिफ तरीक़ों से करें तो वो आपको मुख्तलिफ अमाउंट देते हैं। ठीक है, जैसे और इसकी एग्जांपल कहते हैं जैसे कि कन्वर्ट द फॉर वैल्यू ऑफ द अमाउंट करेंसी, आपको मुख्तलिफ करेंसी दे दी है तो हमने असल में कैसे कन्वर्ट करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है 5 लाख PK को हम यूरो में करेंगे तो रेट ऑफ यूरो का जो रेट है वो यहाँ पर लिखा हुआ है और हमने ये वाला लिया, सेलिंग वाला लिया है। जब हमने खुद कन्वर्ट करना है तो सेलिंग वाली अमाउंट ली, उसका रेट ये है और आपने 5 लाख को इस यूरो में कन्वर्ट जब हम दूसरी कम उसमें करेंगे तो हमेशा डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये अमाउंट आ गई यूरो की। ठीक है, लेकिन अगर हमने किसी वैल्यू को पाकिस्तानी में कन्वर्ट करना होगा तो ये देखें
जैसे कि रेट ऑफ यूके पाउंड जो है वो बाइंग उन्होंने मेंशन भी कर दिया कि बाइंग का रेट लिया है, क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं, पाउंड्स को रुपीज़ में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हमारे पास 50 पाउंड थे, हमने उसको रुपीज़ में कन्वर्ट किया तो हमारे पास ये अमाउंट आ गई। जब हमने रुपीज़ में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लिकेशन करनी है, और जब हमने रुपीज़ को दूसरी वैल्यू में कन्वर्ट करना है तो फिर हमने उसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। और ये है आपकी एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है कि कन्वर्ट $250 इनटू स्टर्लिंग पाउंड्स। दैट मीन कि आपने डॉलर्स को पाउंड्स में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, डॉलर्स को रुपीज़ में, रुपीज़ से फिर पाउंड में ले जाएंगे, क्योंकि हमें ये नहीं मालूम कि डॉलर की पाउंड से क्या रकम है। फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि 5000 रियाल है, जिसे हम पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे। फिर उसके बाद मैं अगले क्वेश्चन फिर बाद में आपको पढ़ के बताऊंगी और उसको एक्सप्लेन करेंगे। ओके, यहाँ पे मैंने आपको सोल्यूशन स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे यूएस डॉलर जो कि 250 रुपीज़ है। रेट ऑफ यूएस डॉलर जो है वो बाइंग है, हमने वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी ताकि आपको भी अंदाज़ा हो कि कौन सी वैल्यू ली है, 83.800। और हमने क्योंकि इस डॉलर को रुपीज़ में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इसे मैंने इसे मल्टीप्लाई कर दिया। 8 के बाद 00 थे तो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, आप कर भी लीजिएगा। तो हमारे पास $250 के मुकाबले में 20,950 रुपीज़ है। ठीक है, अब हमने इस रुपीज़ को पाउंड्स में कन्वर्ट करेंगे। अब रेट ऑफ पाउंड है, दैट मीन्स के सेलिंग वाली रुपये हमने रेट यूज़ करना है, तो जो कि 129.7968 है। अब जब हम क्योंकि रुपीज़ को पाउंड्स में कन्वर्ट करने लगे हैं तो मैंने आपको बताया था कि हम डिवाइड करेंगे। तो US $250 इन पाउंड्स, दैट मीन कि ये वाली जो रकम है वो असल में पाउंड्स में कन्वर्ट होने लगी। तो मैंने 20,950 को डिवाइड कर दिया 129.7698 और आपके पास 161.408 पाउंड्स आपके पास आएंगे। ठीक है, हम और वैसे बाहर के मुल्कों में ये तो हम क्योंकि पाकिस्तानी में कन्वर्ट कर रहे हैं, लेकिन जब कुछ लोग यूएसए और पाउंड्स में रहते हैं तो वो डायरेक्ट करते हैं, वो पाकिस्तानी में रुपीज़ में नहीं करते। हम क्योंकि पाकिस्तानी में रहते हैं तो हम हमेशा डॉलर्स को अगर पाकिस्तान में आएगा या पाउंड्स भी आएगा तो पहले पाकिस्तान में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसे हम अगली अमाउंट में कन्वर्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपको पढ़ के बता दिया था कि जो कि रियाल का था, और वो रियाल हमारे पास 5000 है और उसकी जो अमाउंट है वो हमने सेलिंग वाली ही लेनी है और वो है 22.3449। इसे हमने सिंपली 5000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास 1,11,724.5 रुपीज़ आपके पास रियाल के 5,000 रियाल के मुकाबले में आपको इतने ज़्यादा रुपीज़ कन्वर्ट मिल गए। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 मैंने बोर्ड पर सॉल्व किए हुए हैं। मैं उनकी स्टेटमेंट दोनों को एक साथ ही आपको समझा देती हूँ ताकि आपको सोल्यूशन भी एक दफ़ा ही समझाऊँ। ये है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, एन इम्पोर्टेंट अपोर्ट्स अ कार फ्रॉम जापान फॉर 5,000 येन, डिलीवरी वॉज टू बी मेड आफ्टर 3 मंथ्स एट द रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जब उन्होंने गाड़ी खरीदने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया था तो येन की कीमत ये थी, 1 रुपये के हिसाब से 0.895236 और एट द रेट ऑफ डिलीवरी उसकी जो कीमत थी वो 8.892236 येन हो गई। और व्हाट इज़ द पेमेंट, अगर वो पेमेंट उसके कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से करता है तो हमने पता करना है कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। तो इस चीज़ को मैं पहले आपको क्लियर कर दूं कि जो ये आपको अंदाज़ा हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट के टाइम जो कीमत थी येन की वो और थी और डिलीवरी का टाइम और होती है, तो आपने ये इस चीज़ को देखिएगा, आज घर जाके न्यूज़ सुनिएगा, न्यूज़ के बाद स्टॉक एक्सचेंज की न्यूज़ सुनिएगा तो आपको मालूम होगा कि हर चीज़ की वैल्यूज़ बार बार बदलती रहती है। इवन कि आपको ये तो अंदाज़ा होगा कि सोने की कीमत बढ़ती जा रही है, इसी तरह चांदी की कीमत और डॉलर की कीमत भी कुछ लोगों को अंदाज़ा होता है कि घर में डिस्कस होती है कि डॉलर महंगा हो गया, डॉलर सस्ता हो गया। तो ये आपकी जो स्टॉक एक्सचेंज की जो कीमतें होती है बार बार बदलती रहती है और इवन कि कभी कभी तो ये होता है कि सुबह और होती है, रात को और होती है। ठीक है, तो यही हमारा जो एक्सरसाइज है उसमें यही हम बार बार देखेंगे कि हमारी जो ये कीमतों का
ये जो स्टॉक एक्सचेंज की जो चेंजिंग है उससे हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में जो था वो कॉस्ट ऑफ जो कॉर थी वो 5000 येन में थी। जब हमने रेट को कॉन्ट्रैक्ट किया येन तो उसकी रेट ये था 8.8952 तो इसके हिसाब से जो कॉस्ट ऑफ कार थी कॉन्ट्रैक्ट के टाइम वो आपकी 4476.18 थी, ठीक है। लेकिन जब डिलीवरी हुई 3 माह के बाद डिलीवरी हुई तो येन की कीमत बदल चुकी हुई थी और उस वक्त येन की कीमत का जो रेट था वो 8.892236 और उसके हिसाब से अगर हम कॉस्ट ऑफ कार निकालें डिलीवरी के हिसाब से तो क्या होगा, हमने उसे 5000 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 4461.18। अब आपको अंदाज़ा होगा कि इसकी कीमत और इसकी कीमत में फ़र्क है। तो इस कीमतों में क्या फ़र्क है, उन्होंने कहा साथ में ये कहा था कि हमने मालूम करना है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट के टाइम के हिसाब से ही हमने अगर पेमेंट करनी है तो क्या, तो ये आपकी कॉन्ट्रैक्ट के टाइम के हिसाब से कीमत और ये आपकी डिलीवरी के हिसाब से टाइम की कीमत। तो आपको दैट मीन्स कि सिर्फ 15 रुपये का ही नुकसान हुआ। नॉर्मली इतना थोड़ा नुकसान होता नहीं है, बहुत ज़्यादा और बहुत बड़े बड़े नुकसान होते हैं। ये एक बहुत छोटा सा नुकसान था जो, लेकिन ये मोस्टली होता है कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो कभी कभी कीमत ये होता है कि कॉन्ट्रैक्ट के टाइम कीमत कम होती है, डिलीवरी के टाइम ज़्यादा होती है और कभी डिलीवरी के टाइम ज़्यादा होती है और कॉन्ट्रैक्ट के टाइम। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, वो भी इसी तरह ही है लेकिन थोड़ी सी अल्फाजों के साथ चेंजिंग के साथ। ये कस्टमर वांट्स टू कन्वर्ट 150 अमेरिकन डॉलर, उसके पास अमेरिकन डॉलर्स हैं 150 रुपीज़। अब वो क्या कर रहा है कि उसको उसने एक्सचेंज करना है। एक है ऑथराइज डीलर और उससे बात करने के बाद जो उसको रेट दिया है वो $1 के हिसाब से 84.100 दिया है। और एक और है जो कन्वर्ट करते हैं उन्हें बोलते हैं मनी एक्सचेंजर, और मनी एक्सचेंजर ने जो $1 की उसको कीमत बताई है वो 83.4485 है। और ये याद रखिएगा कि कुछ इसी तरह होता है कि आप मुख्तलिफ लोगों के पास उन्होंने अपनी कंपनीज खोली होती है, जब आप इसे रेट लें तो हर कोई डिफरेंट ही देता है। तो हमने मालूम करना है कि अगर वो ऑथराइज डीलर से अपनी अमाउंट को चेंज करे तब कितनी आती है, मनी चेंजर से क्या होती है। तो फिर हमने एंड में ये करना है कि उसने मनी चेंजर के से ही अपनी अमाउंट को कन्वर्ट किया और मनी चेंजर की वजह से उसको लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ। अब ये देख लें, कस्टमर ने वो वांट टू कन्वर्ट $150 और ये वो आपका ऑथराइज्ड डीलर का जो रेट था वो हमने जब अमाउंट 150 को चेंज की तो आपके पास 12,615 आ जाएंगे। और अब दूसरे में लिखा हुआ है रेट ऑफ मनी एक्सचेंजर का। मनी एक्सचेंजर का जो रेट था उसमें मैंने अगर अमाउंट को चेंज किया तो 150 मल्टीप्लाई किया तो 12,517.52 आया। आप खुद ही अंदाज़ा कर सकते हैं, यहाँ पे 600 लिखा हुआ है, यहाँ पे 500 है। तो और क्योंकि उसने मनी एक्सचेंजर से ही कन्वर्ट किया था तो उसको लॉस हुआ। तो लॉस का मतलब है कि आपने इस अमाउंट में से ये माइनस की तो आपके पास जो लॉस हुआ वो 97.575 का लॉस हुआ, ठीक है। अब और ये पहला क्वेश्चन था कि मनी की एक्सचेंज की वजह से कॉन्ट्रैक्ट और डिलीवरी के टाइम की जो मनी की चेंजिंग थी उसकी वजह से क्या फ़र्क आया। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि आपकी अपनी ही अमाउंट है लेकिन आप डिफरेंट लोगों से और डिफरेंट रेट लेके उसको जब अमाउंट को चेंज करते हैं तो आपको क्या होता है, और आपको जो बेस्ट रेट होता है उसी में अपनी को कोशिश कीजिएगा कि अपनी अमाउंट को ट्रांसफ़र या कन्वर्ट कीजिएगा, ठीक है। अब हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है रेट ऑफ द टी इन रुपी पाकिस्तान इज़ ₹2.51 पर पाउंड और फाइंड द रेट ऑफ द किलोग्राम। और उसके बाद उन्होंने दो चीज़ें दी है कि 1 पाउंड इज इक्वल टू 0.4536 किलोग्राम में है। और व्हाट विल बी द रेट ऑफ द सऊदी अरेबिया इफ़ सऊदी रियाल इज़ ₹22.8455। ये आपका क्वेश्चन है और इसको सॉल्व मैं अभी आपको सॉल्व भी करती हूँ, साथ में समझाती भी रहती हूँ कि क्या ऐसे करना है। ओके, 1 पाउंड उन्होंने आपको बताया था कि वो है 0.4536 किलोग्राम के। हमने क्योंकि हमें वो जो पाकिस्तानी रुपीज़ में दी है वो पाउंड में दिया है तो हम 1 किलोग्राम की कीमत मालूम करने के लिए इस वैल्यू को
और इधर जाके डिवाइड कर दिया, तो दैट मीन्स आपके पास 1 किलोग्राम की वैल्यू आ जाएगी और ये 1/0.4536। जब इसे आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगी 2.20 समथिंग पौंड की कीमत। ये अब आपके पास 1 किलोग्राम है। अब रेट ऑफ टी पर पौंड के हिसाब से हमारे पास जो है वो 2.1 है आपकी पौंड के हिसाब से। लेकिन अगर हम किलोग्राम से करेंगे तो हमने, क्योंकि किलोग्राम आपका इस पौंड के मुताबिक है, तो हम इसको 2.2 को रुपीज़ 2.1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास टी की जो कीमत आई वो 4.63 है। अब हम इसे क्योंकि हमारे पास जो रियाल में सऊदी अरेबिया के सऊदी रियाल में जब कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास रियाल की कीमत है 22.400। अब हमने 1 रुपीज़ की मालूम करने के लिए यहाँ पर 22.400 को डिवाइड किया, और जब हमने डिवाइड करेंगे तो ये 1/22.400 रियाल आ जाएगा। लेकिन असल में हमने मालूम करनी है कि 4.83 जो कि रुपीज़ हमारे पाकिस्तान में किलोग्राम की जो कीमत है वो 4.36 है, तो 36 के साथ इसे डिवाइड कर दिया तो आपके पास जो असल में टी की जो कीमत है वो है 0.21 रियाल, जिसे आप रेट ऑफ टी भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास जो कीमत आई है वो आपकी और रेट ऑफ टी है जो कि सऊदी रियाल में है वो 0.21 है। ठीक है, और आपका एक ये क्वेश्चन जो था अभी आपको दोबारा वजाहत कर देती हूँ। ओके, ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर अगर आपको नज़र आ रहा होगा तो यहाँ पर 2.1 है, और कुछ बुक्स ऐसे यहाँ पे यहाँ पर उन्होंने 21 लिखा हुआ है। आपने जब यहाँ पे 21 रुपीज़ लिखा होगा तो आपने यहाँ पे 2.1 की बजाय 21 लिखिएगा, उससे आंसर चेंज हो जाएंगे लेकिन मेथड चेंज नहीं होगा, मेथड आपका यही रहेगा। अगर 21 है तो 21 लिख दीजिएगा, 2.1 है तो 2.1 के हिसाब से करें, मेथड यही है सेम। बस ये है कि आपका 21 होगा तो आंसर डिफरेंट हो जाएगा और आपका रियाल की कीमत भी डिफरेंट हो जाएगी। लेकिन अगर 2.1 है तो ये, और ये इसलिए क्योंकि कुछ बुक्स में 21 और कुछ बुक्स में 2.1 लिखा हुआ है। ठीक है, और ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि आप ये परेशान ना हो कि ये 21 का आंसर और आ रहा है और ये 2.1 का आंसर है, मेथड यही होगा। 2.1 की जगह बस आपने 21 लिख देना है और उसकी जगह चेंज करनी है। फिर देन क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में है एन एक्सपोर्टर ऑफ कारपेट एक्सपोर्ट्स टू लेदर कारपेट अमाउंटिंग 40,000 स्टर्लिंग पौंड, द स्पोर्ट बाइंग रेट एक्सचेंज एट द टाइम ऑफ रुपीज़ 129.4542 और 1 स्टर्लिंग पौंड के बराबर है, और ही रिसीव द अमाउंट एट द टाइम व्हेन द रेट रुपीज़ 120.599 टू स्टर्लिंग, हाउ मच इज यूज। ये कि एक आदमी एक्सपोर्ट कर रहा है, भेजा है कारपेट को इंग्लैंड में, और जब उसने उसकी कीमत जो थी वो 40,000 पौंड के हिसाब से थी, लेकिन जब उसने को भेजा था तो उसके पास जो कीमत थी पौंड की वो और थी, और जब उन्होंने उसको रिसीव किया, वहाँ से जो रिसीव किया तो उसकी कीमत जो है अगर आप गौर से देखें तो कम हो गई। तो हमने मालूम करना है कि जब उन्होंने रिसीविंग के टाइम कम हो गई तो इसको क्या हुआ, तो डेफिनेटली उनको लॉस ही हुआ होगा। तो हम इसको सॉल्व करके भी देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है, कारपेट की प्राइस इन पौंड में है और पौंड मैंने लिख दिया तो यहाँ पे 40,000 है। रेट जब उसने बाय वो उससे कर रहे थे तो उस वक्त पौंड की जो कीमत थी पाकिस्तान के हिसाब से 129.4542 थी, और उसके हिसाब से अगर आप बाइंग के टाइम जब वो इंग्लैंड वाले बाय कर रहे थे उससे, तो उसकी जो कीमत थी वो 5,01,000 मतलब ये 5,178,168 रुपीज़ है। ठीक है, और फिर जब उन्होंने उसको रिसीव किया, जब वो उधर रिसीव ही हुआ तो तब उसकी जो रेट की कीमत थी वो क्या होगी 129.0599 हो गया। और जब रिसीविंग के टाइम उसको जब उसने अपने अमाउंट को जो कि ये 40,000 को जब उसने कन्वर्ट किया तो जब वो कन्वर्ट हुआ तो वो 5,162,396 था। भेजने के टाइम उसकी कारपेट की कीमत ये थी, लेकिन जब उसने अमाउंट उसके पास आई और अमाउंट रिसीव करने के बाद जब उसने रुपीज़ में कन्वर्ट की
तो उसकी अमाउंट ये हो गई। तो फिर जाहिर बात है उसको लॉस हुआ। अगर वो उसी टाइम जिस टाइम उन्होंने उससे ख़रीदा था और उसे पौंड मिलते तो उसकी कीमत उसको कॉर्पोरेट में ये रिसीव होनी थी, जबकि कुछ अर्से बाद जब उसे ये अमाउंट मिली और उसने एक्सचेंज की, एक्सचेंज करने के बाद उसकी कीमत कम हो गई, तो डेफिनेटली उसको लॉस हुआ और लॉस उसे 15,772 का हुआ। ठीक है, और यही एक्सचेंज ऑफ अमाउंट, एक्सचेंज ऑफ जो मनी होती है, इसमें लॉस और प्रॉफिट होता चला जाता है। अभी तक तो हमने जितने भी क्वेश्चन किया उसमें लॉस ही होता जा रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 है, अ पाकिस्तानी लिविंग इन सऊदी अरेबिया अर्न्स 4,370 रियाल्स a month. His monthly expenses come to 3,450 रियाल, यानी वो 4,370 रुपये कमाता है, रुपये नहीं रियाल कमाता है, और उसमें से 3,450 रियाल वो खर्च कर लेता है। ही रिमिट्स हिज सेविंग मंथली टू पाकिस्तान, और वो उसमें से जो पैसे जो अपने बचाता है वो साथ साथ पाकिस्तान भेजता जा रहा है। हाउ मच ही सेव इन अ ईयर इफ़ द रेट ऑफ द एक्सचेंज इज़ ₹22.400, और जब वो सेव कर रहा था साल के अंदर तो उस वक्त उसकी जो रेट की कीमत थी वो ये थी 22.4, और हमने मालूम करना आफ्टर द ईयर ऑफ रेट ऑफ एक्सचेंज, यानी साल के जब एंड हुआ तो उसके रेट चेंज हो गया। तो हमने मालूम करना है कि साथ साथ जो वो अपने पैसों को कन्वर्ट करता रहा पाकिस्तान में, तो क्या उसको इसका फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ। डिटरमिन द लॉस ड्यू टू द मंथली रिमिटेंस, कि मंथली रिमिटेंस के साथ यानी मंथली चेंजिंग के साथ उसको फ़ायदा हुआ कि नुकसान। अब ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन स्टार्ट। पाकिस्तानी अर्न्स, वो आपको बताया था कि 4,370 रियाल उसने अर्निंग है उसकी। उसने जो ही एक्सपेंसेस 3,450 ही सेज, आपने उसकी आमदनी में से उसकी एक्सपेंसेस को माइनस करना है, तो उसके बाद जो सेविंग आई वो 920 रुपीज़ आई। और जब वो सेविंग कर रहा था तो उसकी जो रेट ऑफ रियाल था एट द टाइम ऑफ सेविंग 22.42 थी, और वो साथ साथ मंथली उसको कन्वर्ट कर रहा था, पाकिस्तान भेज रहा था। अब पाकिस्तान भेज रहा था तो जाहिर बात है वो उससे कन्वर्ट हो रही थी रुपीज़, तो मंथली सेविंग अमाउंट जो है वो 22.400 को 920 से मल्टीप्लाई किया तो 20,608 था। और साल के बाद आफ्टर सेविंग आफ्टर ईयर, यानी साल के बाद वो जो उसकी कीमत 20,608 रुपये जो थे वो 12 महीने के इकट्ठे हो गए, 4,47,296 रुपीज़, जिसमें मैं कॉमर्स रिप्लेस कर देती हूँ ताकि आपको भी पढ़ने में आसानी हो। ओके, कॉमर्स रिप्लेस कर दिया मैंने। अब ये नज़र आ रहा होगा कि ये 2,47,296 रुपीज़ है। और अगर आप देखें कि द रेट ऑफ द रियाल आफ्टर ईयर, साल के बाद जब रियाल की कीमत बदल गई तो कन्वर्ट अमाउंट ऑफ रियाल आफ्टर ईयर, तो जब वो उसने आफ्टर ईयर जब वो अगर फॉर एग्जांपल वो अपने अमाउंट को चेंज करता तो उसका अमाउंट क्या रेट है 22.3004, और उसकी अमाउंट जो थी वो क्या थी 920 रुपीज़ पर मंथ थी, और 12 मंथ्स के साथ उसे डिवाइड मल्टीप्लाई करना था। तो टोटल जो हमारे पास अमाउंट आई वो आपके पास आएगी 2,46,196 रुपीज़ और 0.416। ठीक है, और ये देख लें कि ये आपकी जो अगर वो साथ साथ जो उसने अपनी रकम कन्वर्ट करता रहा तो आपकी अमाउंट ये है, यहाँ पे 47 लिखा हुआ है और यहाँ पे 46 लिखा हुआ है, और साल के बाद अगर वो चेंज करता तो उसको 46 होने थे। तो दैट मीन्स कि साथ साथ उसे अमाउंट करने की बजाय उन्होंने क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा कि लॉस होगा, लॉस नहीं हुआ, उसको साथ साथ भेजने की वजह से प्रॉफिट हो गया। तो आपने यहाँ पे वर्ड प्रॉफिट यूज़ करना है, इस चीज़ को नहीं देखना कि क्वेश्चन में उन्होंने लॉस का वर्ड यूज़ किया है, लेकिन आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, साथ साथ भेजने की वजह से उसकी अमाउंट ज़्यादा है और साल के बाद कन्वर्ट करने में उसकी अमाउंट कम है, तो प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट का वर्ड लिखा हुआ है। तो आपने ये वाली अमाउंट जो आपके साथ साथ भेजने की वजह से जो आई थी
वो है 2,47,296 में से आपने ये वाली अमाउंट जो आपके साल के बाद हुई थी 2,46,196.42, यहाँ पे मैंने इसको राउंड ऑफ कर दिया 2 वैल्यूज़ तक 42 कर दिया और माइनस होने के बाद आपके पास जो प्रॉफिट हुआ उससे 1,099 रुपीज़ एंड 58 पैसा का प्रॉफिट हुआ है। इधर क्लियर? दोबारा बोल रही हूँ, क्वेश्चन में लॉस का वर्ड है लेकिन उसे प्रॉफिट हुआ। सोल्यूशन के बाद आपको ये अंदाज़ा हुआ कि उसे प्रॉफिट हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 और 9। ये है क्वेश्चन नंबर 8 और इसमें लिखा हुआ है रिजवान परचेज अ कार इन सऊदी अरेबिया फॉर रुपीज़ नोट 15,000 रियाज। डिलीवरी वॉज to be made after 3 months and payment is also to be made at the time of delivery। यानी 3 माह के बाद उनको कार मिली और कार की जो पेमेंट हुई है वो भी टाइम ऑफ डिलीवरी के हिसाब से हुई है। ओके, द रेट ऑफ द टाइम एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द रेट वाज 1 रियाल इज इक्वल टू 22.400 while at the time of delivery the rate of was 1 रियाल इज इक्वल टू 22.0824। determine the loss in rupees due to change in the rate। ओके, आपका क्वेश्चन नंबर ये 8 यहाँ पे सॉल्व हुआ है। और प्राइस ऑफ अ कार जो कि रियाल में लिखी हुई है 15,000 रियाल और रेट ऑफ अ रियाल एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट उसकी जो कीमत थी वो 22.400 है और इसके हिसाब से जो आपकी कार की प्राइस बनती है वो आपने 15,000 रियाल से मल्टीप्लाई किया 22.400 को, तो आपके पास जो अमाउंट आई वो आपके पास ये 3,36,000 और प्राइस की कार थी एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और फिर अगर रेट ऑफ द रियाल चेंज हुआ डिलीवरी के टाइम उसकी कीमत जो आपकी रेट है वो 22.0827। ये आपके रियाल की जो कीमत है उसमें चेंजिंग आई और रियाल की कीमत की चेंजिंग की वजह से प्राइस की जो कार है वो भी चेंज हुई। आपने 22.0827 को मल्टीप्लाई किया 15,000 रियाल से, तो जो जाहिर बात आपकी रेट कम हुआ था तो ये प्राइस भी कम हो गई जो कि 3,31,240.5। और जब आप इसे माइनस करेंगे और ये याद रखिएगा, दोबारा बोल रही हूँ कि आपका जो रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के टाइम जो प्राइस बन रही है वो है ये वाली और वो ज़्यादा है और जब रेट ऑफ जो प्राइस ऑफ कार है वो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी आपकी इसकी कीमत में कमी आ गई। तो इसका मतलब है कि अगर आपने अपनी पेमेंट जो है वो टाइम ऑफ डिलीवरी के हिसाब से की है तो प्राइस की जो कार की जो प्राइस है वो कम हो गई, तो बजाय इसके कि आपको लॉस होने की आपको प्रॉफिट हो गया। पहले कीमत कॉन्ट्रैक्ट के टाइम ज़्यादा थी लेकिन डिलीवरी के टाइम उसकी कीमत कम हो गई, इसलिए क्योंकि कम हो गई क्योंकि आपकी जो रियाल की जो कीमत है वो भी चेंज हो गई। तो हमारे पास 4,759 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 9 में आपको पढ़ के बता। क्वेश्चन नंबर 9, a friend of Ali living in Saudi Arabia remitts Ali 4,450 रियाल। The bank offered two compensation rate, एक TT बाइंग रेट है और TC बाइंग रेट है, यानी आपके पास रियाल की दो कीमत है और ये कीमत में फ़र्क सिर्फ इसलिए है कि ये दो मुख्तलिफ़ कंपनी से वो उन्होंने दी है। तो आपने इसमें सिर्फ ये चेक करना है कि अली इनमें से कौन से वाले से अपने मनी को एक्सचेंज करे। तो आपने ऐसा करना है TT बाइंग रियाल में भी अपने अमाउंट को कन्वर्ट करके देखें, भी TC बाइंग में भी अपने अमाउंट को कन्वर्ट करके देखें। जिसमें आपकी कीमत ज़्यादा आ जाती है, रुपीज़ में पैसे ज़्यादा आ जाएंगे तो वो बेस्ट होगा और आपने वही लेने हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 आपका खुद होमवर्क होगा और इसे आपने खुद सॉल्व करना है। 450 रियाल है, आप इसे TC बाइंग में भी और TT बाइंग में दोनों में कन्वर्ट करके देखिएगा। जिसमें आपके पास अमाउंट ज़्यादा आ गई तो आपने क्या करना है उसमें वो एप्लीकेबल होगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपका होमवर्क हो गया। और ये याद रखिएगा कि पहले क्वेश्चन है जिसमें आपने डॉलर और पाउंड की कीमत, और क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें रियाल की कीमत को थोड़ा सा याद कीजिएगा। बाकी हर सवाल में उन्होंने आपको उसकी कीमत डिफरेंट दे दी हुई है। सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की थोड़ी आपको
डॉलर, पाउंड और रियाल की प्राइस को याद करना पड़ेगा। बाकी उसके बाद 4.1 बहुत आसान थी और इंशाल्लाह आप लोग इसे कर सकेंगे और कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आपका होमवर्क है, ये याद रखिएगा। और ये मैंने आपको बोर्ड पे भी मेंशन कर दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका होम टास्क है और इसे आपने खुद करना। और इंशाल्लाह जैसे आपने बाकी सारे सवाल आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे तो क्वेश्चन नंबर 9 में किसी भी किस्म की कोई दिक्कत और कोई परेशानी नहीं होगी। अल्लाह हाफ़िज़।